Guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss lecture number 8 on permutation and combination. अब तक हमने बाकी के 7 लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने फैक्टोरियल नोटेशन देखा था पहले लेक्चर में, उसके बाद हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखी थी, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया अब तक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट की चीज़ों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास यही दिमाग में आएगा कि अरेंजमेंट क्या होती है। तो मान लीजिए किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, इसको आप किसी रो में कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि एक तरीका तो ये हो गया ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, एंड देन सी ए बी, एंड देन सी बी ए। यही बनेंगे टोटल 6 तरीके। इसके अलावा कोई तरीके बनेंगे इसको अरेंज करने के? बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो टोटल 6 तरीके आ जाएंगे। अभी आया कहाँ से? इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला डेराइव करने जा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, अभी तो 3 का था तो आपने केसेस बना के काउंट कर लिया। किसी ने आपसे पूछा कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आप एक रो में कितनी तरीके से अरेंज कर सकती हैं। तो इसका आंसर जो आता है वो 120 आता है। अब कैसे आएगा, ये कैसे आपको पता लगेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला डेराइव करना तो ज़रूरी है। तो फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बेसिकली हम यूज़ करने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, ए बी सी इन्हीं तीनों लेटर्स को यूज करना है और तीनों को यूज करना है, ये भी श्योर है। और एक ही बार यूज करना है, मीन्स रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड है, क्योंकि अरेंजमेंट ही तो करना है। तो इन्हीं लेटर्स को, ये सारे लेटर्स प्रेजेंट होने चाहिए और एक ही बार प्रेजेंट होने चाहिए। उन्हीं को घुमा फिरा के कितने हम डिफरेंट 3 डिजिट लेटर्स बना सकते हैं, वही तो हम काउंट कर रहे हैं और वही होता है इसका अरेंजमेंट नॉर्मली। तो मतलब 3 प्लेस को हमें फिल करना है, वो हम कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर ये पता लग गया तो हमें तो पता लग जाएगा कि ए बी सी को अरेंज करके 3 डिजिट के कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, ए बी सी में से कोई एक आ सकता है, तो 3 तरीके। अब पहला प्लेस फिल हो गया होगा तो यहाँ से एक लेटर हमारे पास खत्म हो गया होगा, अब वो कोई सा भी हो सकता है। तो एक लेटर खत्म हो गया तो दूसरी प्लेस को फिल करने के सिर्फ 2 तरीके। अब 2 लेटर्स खत्म हो गया, बचा ही एक, तो एक यहाँ पे फिल हो जाएगा, इसको फिल करने के एक ही तरीके। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा। क्यों? क्योंकि पहले प्लेस को फिल करना है एंड दूसरे प्लेस को फिल करना है एंड तीसरे प्लेस को फिल करना है। तो पहली प्लेस को फिल करने के 3 तरीके, इंटू दूसरी प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, इंटू तीसरी प्लेस को फिल करने के 1 तरीके। दैट इज 3 फैक्टोरियल है ये तो, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल 6 होता भी है। अच्छा, 5 ऑब्जेक्ट्स होते तो आप 5 प्लेस को फिल कर रहे होते। पहली प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, दूसरी प्लेस को फिल करने के 4 तरीके, तीसरी को 3, दूसरी को 2 और इसको 1 तरीके। 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लिकेशन 5 फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझा आपने। तो इसको तो एज ए फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मूले की तरीके से लिखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग and different objects in a row is equal to n factorial। n factorial तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ये तो हमने अभी डेराइव कर लिया, ठीक है। इसको बेसिकली आप याद रखिए। अब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज आ गया। अब सेम बंदे ने आपसे पूछा कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब बताइए कि इसमें से 4 डिजिट के लेटर्स, 4 डिजिट का नंबर कितना बना सकते हैं आप? तो इसका मतलब कह रहा है वो कि एट ए टाइम आपको 4 नंबर्स को सिलेक्ट करने हैं। बोले तो मान लो 2 सेलेक्ट हो गया, 3 सेलेक्ट हो गया, 5 सेलेक्ट हो गया, 6 सेलेक्ट हो गया। तो 2 3 5 6 सेलेक्ट करने हैं एंड देन इसको अरेंज कर देना है। तो इसको अरेंज जितनी तरीके से कर सकते हैं उतने 4 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। तो इसको तो अरेंज करने के ये 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल तरीके बन जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमें तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि 4 डिजिट के नंबर कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं कि 7 में से 4 डिजिट का नंबर पहले तो सेलेक्ट कर लिया, मतलब 7 में से 4 डिजिट्स पहले सेलेक्ट कर ली और इन 4 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अभी मैंने पढ़ाया आपको ऊपर कि 4 फैक्टोरियल तरीके से।
तो ये आ जाएगा 7c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यही एक्चुअल में 7p4 होता है। ठीक है, अभी ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में रिलेशन क्या है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि परम्यूटेशन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी पहले तो डराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इन्हीं में से 4 लेटर का वर्ड आपको बनाना है, तो 1 2 3 4 इन 4 प्लेस को सेलेक्ट करना है। तो पहली प्लेस को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, इन 7 में से कोई भी लेटर आ सकता है, इन 7 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो इसको भरने के 7 तरीके, इसको 6, इसको 5, इसको 4। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो 7 6 5 4 इतने 4 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। अब इसको अगर मैं फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना चाहूँ तो अपनी तरफ से 3 2 1 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे भी। अब ये ऊपर वाला बन जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे वाला बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इसी को हम बोलते हैं 7p4। ठीक है, मतलब 7 में से एट ए टाइम 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करने का जो तरीका है, एट ए टाइम 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का जो तरीका है वो होता है 7p4, और उसका फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस आएगा, 7 - 4 दैट इज 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट ए टाइम r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को परम्यूट करने का मतलब अरेंज करने के तरीके जो हो जाएंगे वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, और कर इसको हम कॉम्बिनेशन के तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे देख भी लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कॉम्बिनेशन के तरीके से अगर हम करते तो क्या करते हैं, सेम प्रॉब्लम को n में से r ऑब्जेक्ट तो पहले हमें सेलेक्ट करना है, और फिर उनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, r फैक्टोरियल तरीके से। तो ये दोनों सेम आना चाहिए, चेक भी कर लेते हैं। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस n - r का फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल बन गया, और यही तो NPR भी है इसका मतलब। ठीक है, NPR भी यही होता है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट डराइव हो गया NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को याद करने के लिए लैंग्वेज के रूप में आप याद रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ताकि आप कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो कभी भी आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कभी भी आप परमुटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली परमुटेशन NPR का क्या मतलब होता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, दैट इज NPR। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r का फैक्टोरियल। और NCR का क्या मतलब है, n डिफरेंट, ये प्रोसीजर वाइज आपको बता रहा है, ये बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर दे रहा है इस पूरे प्रॉब्लम को कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आपने r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पहले तो सेलेक्ट कर लिए। अब जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एक रो में कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, r फैक्टोरियल तरीके से। तो NCR इंटू r फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज के टर्म में भी लिख लेते हैं NPR का, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n different things taken are at a time if repetition of digit is not allowed। देखिए repetition allowed नहीं है, repetition of digit is not allowed is equal to NPR। ठीक है, अच्छा रेपिटेशन का कैसे नहीं अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड नहीं था तभी तो हमने पहली प्लेस को फिल करने के 7 तरीके थे, और दूसरे अगर रेपिटेशन अलाउड होता तब फिर हम क्या करते कि मान लो पहली प्लेस पे इन 7 में से कोई एक नंबर अगर फिल हो जाता, मान लो 7 फिल हो जाता, तो दूसरी प्लेस पे भी हम 7 फिल कर सकते थे, तभी तो रेपिटेशन बोला जाता। ठीक है, अगर रेपिटेशन अलाउड होता तो इसका मतलब दूसरी प्लेस को 7 तरीके से भर सकते थे, फिर ये नहीं होता कि दूसरी प्लेस को 6 तरीके से, फिर तीसरी को 5 तरीके से होता। ठीक है, तो चलिए वो वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है।
मान लीजिए आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 से लेके n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, और r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम सेलेक्ट करना है और उसको परम्यूट करना है, और आपको बताना है कि कितने अरेंजमेंट ऐसे हो सकते हैं। तो देखिए r प्लेसेस को इसका मतलब फिल करना है, तो पहले प्लेस को फिल करने के n तरीके, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट है तब दूसरी प्लेस को भी फिल करने के n तरीके, तीसरी को भी n तरीके, ये टोटल कितनी बार आ जाएगा, r बार आ जाएगा, और फार्मूला इसका बन जाएगा n के पावर r। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। आपकी बार यहाँ पे इज अलाउड, अगर ऐसा है तो वहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका n के पावर r। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अच्छा, आपको मैंने ये भी बता दिया कि एनपी और एनसीआर में रिलेशन क्या होता है। और एक ही चीज़ मैंने जो छोड़ रखी थी, मैंने बोला था पिछले लेक्चर्स में जब मैंने फैक्टोरियल डिस्कस किया था कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। कब दिखाऊंगा प्रूफ करके, जब मैं परमुटेशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो टाइम आ गया है, चलिए दिखा देते हैं। एनपीएन का क्या मतलब है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का कितना तरीका, यही तो होता है एनपीएन। और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास, उसमें से एट ए टाइम सारे ही आपने उठा लिए, इसका मतलब पूरे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, वो क्या होता है फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला तो डायरेक्टली n फैक्टोरियल होता है, अभी डिस्कस किया है। तो इसका मतलब ये n फैक्टोरियल होना चाहिए, और इसको फॉर्मूले से ओपन करो तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो डिफरेंस तो 0 है, तो 0 फैक्टोरियल बन गया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई। बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि प्रूव करो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है, तो वो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में परमुटेशन पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे अच्छे से, और अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।